हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एड्यूवर्ल्ड। हम लोग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट कर रहे हैं, जिसमें 2 पार्ट पहले करा चुका था मैं, और तीसरे पार्ट के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो आप लोग एड्यूवर्ल्ड के क्लास 8 के या फिजिक्स के प्लेलिस्ट में जा करके या आप उसको देख सकते हैं। आइए आज हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस तक का पार्ट हम लोगों ने कल कर लिया था। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। आइए इसको थोड़ा सा मैं बैक से उठाया हुआ हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ये समझने में परेशानी आ रही थी कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। मुझे उन्होंने पर्सनली मैसेज करके मत कहा कि सर ये प्रॉब्लम थोड़ा सा इसको आप देख लीजिएगा। तो आइए मैं फिर से इसको डील कर देता हूँ। जो स्टूडेंट्स मुझे क्वेश्चन का आंसर्स भेज रहे हैं या इसके नोट्स भेज रहे हैं, उनका अटेंडेंस बनता चला जा रहा है। जिन स्टूडेंट्स के मुझे फीडबैक नहीं आ रहे हैं उनका अटेंडेंस नहीं बन रहा है। आप सभी लोग इसके नोट्स को बनाते चलिए साथ में और मुझे भेजिए वापस, ताकि मैं आपका अटेंडेंस भी बनाता जाऊं। और कहीं कोई अगर डाउट आप लोगों को हो तो आप लोग व्हाट्सएप पर मुझे पूछ सकते हैं। मैंने जो ग्रुप क्रिएट किया है आप लोगों का, उसमें आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं और पूछिए भी, क्योंकि आप लोगों के क्लासेस शुरू हो चुके हैं लाइव। आइए हम लोग देखते हैं आज कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। देखिए, केमिकल डिकम्पोजिशन, यानी कि डिकम्पोजिशन का मतलब होता है विखंडन या टूटना। तो जो टूटना होता है कैसा, केमिकली रूप से, रासायनिक रूप से जो विभाजन होगा, टूटना होगा किसी भी लिक्विड का या सॉल्यूशन का। ध्यान रखें, किसी भी लिक्विड का हो सकता है या सॉल्यूशन का हो सकता है। कब होगा, जब उससे इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाएगा तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाएगा। हम लोग जानते हैं कि जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होता है और वहां पर अगर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं, उसके वजह से केमिकल रिएक्शन होता है, तो यही कहलाता है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की ही अगली कड़ी इलेक्ट्रोलाइसिस है। इलेक्ट्रोलाइसिस वह पद्धति या प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रिकली तोड़ते हैं केमिकल्स को, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो सॉल्यूशन होते हैं या जो लिक्विड होता है, उसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं केमिकली। और यह प्रोसेस जो है कहलाता है केमिकल डिकम्पोजिशन। किसका, उस सॉल्यूशन या उस लिक्विड का, जिसको कि हम लोग कहते हैं प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये कब होगा, ये ध्यान रखिएगा, जब उससे इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाएंगे तब होगा। मैंने लास्ट थर्ड एपिसोड में पार्ट में एक एक्टिविटी भी बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो निश्चित रूप से पहले उन वीडियोस को देखिए। किसी भी वीडियोस को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे तभी आप लोग सीख पाएंगे। यदि आप शुरुआत में देखना शुरू करेंगे और बीच में छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से आप लोग सीख नहीं पाएंगे। तो सारे वीडियोस को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, और जो होमवर्क मैं दे रहा हूं उसको आप वापस करके मुझे भेजें, ताकि आपकी अटेंडेंस भी बन जाए और मुझे ये समझ में आए कि आप लोग उन चीज़ों में कहाँ लैग कर रहे हैं। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर वो चीज़ क्लियर कर दूंगा। आइए देखता हूँ, हम लोग देखते हैं। चलिए, लिक्विड या जो सॉल्यूशन होता है, देखिए लिक्विड या सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं तो वो केमिकली टूट जाता है और ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। तो जिस लिक्विड या सॉल्यूशन जो टूटता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जब इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाता है तो जो लिक्विड या सॉल्यूशन डिकम्पोज कर जाता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। आप लोग चीजों को या डेफिनेशंस को वैसे हूबहू याद करने की कोशिश करें, खुद से भी फ्रेम करने की कोशिश करें। खुद से डेफिनेशन को फ्रेम करके आप मुझे भेजें। जो इसके पहले मैंने क्वेश्चन दिए हुए थे वो कुछ स्टूडेंट से क्वेश्चन के आंसर मुझे मिल चुके हैं, उन लोगों ने अच्छा किया है। और बाकी लोग जो उसके आंसर नहीं बनाए हैं वो आंसर बना के जल्द से जल्द मुझे भेजें, तब मैं उसका आंसर आप लोगों को फिर उसी ग्रुप में प्रोवाइड करूंगा। देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या वोल्टामीटर क्या होता है, इसको जैसे आप समझेंगे आप इलेक्ट्रोलाइसिस की पूरी पद्धति को समझ जाएंगे। जो अपरेटस का इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस को करने के लिए करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस को करने के लिए जिस अपरेटस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वही जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाता है। बेसिकली एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है उसमें एक ग्लास का कंटेनर होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं या मेटल के रॉड्स लगे होते हैं, यही इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं। मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, इसको आप लोगों को अपनी भाषा में लिख करके और मुझे सेंड करना है व्हाट्सएप पर, तो फिर मैं उसको देख लूंगा कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो सेंटेंस को फ्रेम कर पाते हैं। जानना तो सही है, बहुत लोग जान लेते हैं, याद कर लेते हैं, बट लिख नहीं पाते हैं। यदि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे अपनी बातों को तो पढ़ा हुआ कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए अपने आप को एक्सप्रेस करना अभी से शुरू कर दीजिए, अभी सेंटेंस फ्रेम करना शुरू कर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर खुद के शब्दों में लिखना शुरू कर दीजिए।
तो आप लोग उसको लिख कर मुझे व्हाट्सएप पर ग्रुप में भेजें, मैं हर एक स्टूडेंट की कॉपी को जरूर देखूंगा और उसमें जो भी सजेशन हो सकता है उनको दूंगा। आप लोग मेरे पर्सनल मुझे मैसेज भी कर सकते हैं अगर कहीं कोई ज़्यादा परेशानी हो रही है तो, नहीं तो आप ग्रुप पर मैसेज करें, मैं जब भी देखूंगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा। समय मिलते हैं। तो जो एपरेटस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए वह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाता है। और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखिए आप, यही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का अरेंजमेंट है। इसमें क्या होता है, एक तो ग्लास का बीकर होता है जो हम लोग कंटेनर कहते हैं। इसमें जो है 2 रॉड फिक्स्ड होते हैं और ये दोनों रॉड इस तरह से फिक्स होते हैं कि ये फ्रीली हैंग नहीं होते हैं, इसको फिक्स किया जाता है कुछ सपोर्ट दे करके, ये किसी सपोर्ट से फिक्स्ड होते हैं। और ये दोनों मेटल के रॉड होते हैं। कैसा इलेक्ट्रोड लेंगे ये डिपेंड करेगा कि हमको रिएक्शन कैसा करवाना है। बिल्कुल अपने रिएक्शन करवाने के लिए हम इसका चयन किए हैं इस पद्धति का, तो ये हम पर निर्भर करेगा कैसा रिएक्शन होता है। यदि आप देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स को, तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का, जो आपको 10th क्लास में पढ़ना है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि क्लास 8 जो है वो क्लास 10th का बेस है। यदि आप 10th अच्छा करना चाहते हैं तो नो मैटर आप 9th में हो, 7th में हो, 6th में हो, आपको यह चीज़ निश्चित पढ़ना चाहिए और इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी याद रखना चाहिए आपको। तो ये मेटल के 2 रॉड्स होते हैं, 2 रॉड्स या 2 मेटल रॉड्स होते हैं जिनको हम लोग इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। ये फिक्स्ड होते हैं। इसमें एक सिरा इसका एक डीसी सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा दूसरे का डीसी सोर्स के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। समझ गए बात को? एक सिरा जुड़ा होगा पॉजिटिव टर्मिनल से ऑफ अ डीसी सोर्स और दूसरा सिरा जुड़ा होगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए डीसी सोर्स। और हम लोग बीच में एक की का या स्विच का इस्तेमाल करेंगे। स्विच को हम लोग ऐसे भी दर्शाते हैं और ऐसे भी दर्शाते हैं। ये इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है स्विच का, ध्यान रखेंगे आप। इन दोनों से हम लोग की या स्विच को दर्शाते हैं। जैसे जैसे जहां जहां जिस चीजों की आवश्यकता होगी मैं वो बताता जाऊंगा आप लोगों को, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जिस टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ जोड़ा जाए वह एनोड होता है। याद रखिएगा, यहाँ बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है। तो वह टर्मिनल जो कि बैटरी के या डीसी सोर्स के या किसी सोर्स डीसी सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो वह एनोड होगा और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो वो कैथोड होगा। पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव कैथोड। इसका डेफिनेशन आप लोग लिख के मुझे मैसेज करेंगे कॉपी में ही, उसी में लिख देंगे आप लोग, ऊपर में नाम अपना जरूर लिखेंगे आप। तो एनोड क्या होता है, द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द डीसी सोर्स और बैटरी इज नोन एज एनोड एंड द टर्मिनल कनेक्टेड टू द नेगेटिव सोर्स ऑफ डीसी सोर्स और बैटरी इज नोन एज कैथोड। ये चैप्टर और 2 क्लास में समाप्त हो जाएगा। इसके लिए मैंने 3 क्लास ले चुका हूँ, आज ये 4था क्लास है और मैक्सिमम 2 क्लास और लूंगा तो ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें। स्पीड हम लोग की बहुत अधिक है, हम लोग की स्पीड कम नहीं है। बस आप लोग आधे घंटे का ही सही तरीके से उपयोग करें। अगर समझ में नहीं आता है तो दोबारा रिवाइज करें, दोबारा पढ़ें इसको शुरू से अंत तक, निश्चित रूप से समझ में आएगा। इससे सरल में समझाना आपको मुझे नहीं लगता और कोई तरीका जिससे मैं इससे अधिक और आसानी से आप लोगों को समझा सकता हूँ। तो देखिए, ये एपरेटस हो गया जिसमें कि एक कंटेनर है और 2 मेटल के रॉड्स हैं जिनको कि हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। इसके बाद इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कहलाएगा एनोड और नेगेटिव है वो कहलाएगा कैथोड। पॉजिटिव एनोड क्या कहलाएगा, जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो वो कहलाएगा एनोड और जो टर्मिनल या जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो वो कहलाएगा कैथोड। बीच में हम लोग एक की दे देते हैं सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए। और यह जो है ये वायर्स हैं, ये वायर्स हैं। क्लियर है यहां तक? इसमें आप ये जो ब्लू कलर से फ्लूइड देख रहे हैं, ये जो सॉल्यूशन है यह इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट है। अगर हमें इसका डिकम्पोजिशन कराना है तो ये इलेक्ट्रोलाइट है निश्चित रूप से। अगर इसका डिकम्पोजिशन नहीं कराना है, किसी और का डिकम्पोजिशन कराना है तो वो इलेक्ट्रोलाइट होगा। ये इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड करेगा कि हमें किसका विखंडन कराना है, केमिकल डिकम्पोजिशन कराना है। क्लियर है मेरी बात, आप लोग समझ रहे हैं? अब देखिए,
अगर हम इसमें थोड़ा सा बदलाव करें इस अरेंजमेंट में, इस वोल्टेज सेल को अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस समझाने में इस्तेमाल करें तो कुछ चीजों को इसमें हम बदलते हैं। जैसे यहाँ पर जो सॉल्यूशन लिए हैं इसको हम कह देते हैं कि ये मेरा सॉल्यूशन जो है ये वाटर है। ये सॉल्यूशन नाम के यहाँ पर क्या है, वाटर है। कैसा वाटर, नॉर्मल टैप वाटर है या प्योर वाटर आप कह दीजिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्योर वाटर हम लोग ले लेते हैं। आइए, मैंने आप लोगों को इसके पहले के क्लास में प्योर वाटर डिस्टिल्ड वाटर के बारे में बताया है कि डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, या इंसुलेटर होता है जो अपने से होकर के करंट को, धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है, करंट को पास नहीं करने देता है। इसलिए इसमें हम लोगों को कुछ इम्प्योरिटीज या ऐसे सबस्टांस मिलाने पड़ेंगे जो कि आयंस का फॉर्मेशन करें, जिससे हो कि इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास करे। मॉल्टन या लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए आयंस की आवश्यकता होती है, जबकि सॉलिड स्टेट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है। तो कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और उससे होकर के इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आसानी से मूव करती है, इलेक्ट्रॉन्स जो है आराम से फ्लो करते हैं, जो कि कंस्टिट्यूट करता है करंट को विद इन द कंडक्टर। यही बात जब मॉल्टन स्टेट में या लिक्विड स्टेट की बात की जाए तो अगर कोई सॉल्यूशन है लिक्विड स्टेट में, अगर उसमें आयंस प्रेजेंट हैं या उसमें आयंस होंगे तभी वो ब्रेक डाउन होकर के इलेक्ट्रिक करंट को उससे पास होने देगा। यदि उसमें आयंस प्रेजेंट नहीं है तो वो उसको अपने थ्रू पास नहीं करने देगा और इसलिए इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेगा। तो इसको एक तरीका मैंने कल बताया था इलेक्ट्रोलाइसिस का कि आप लोग उसमें डाल के देखिए कि कौन अपने थ्रू करंट को पास करने देता है, कौन नहीं करने देता है। और घर पे कर लेने वाली एक एक्टिविटी मैंने बताई थी, यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो निश्चित उसको देखिए, काफी मजेदार है, आपको पसंद आएगा और आप लोग घर में भी उस एक्टिविटी को कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। अगर इस प्योर वाटर में हम लोग थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट मिला दें, कौन सा सॉल्ट, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो खाने वाला सॉल्ट होता है वही मिला देते हैं कुछ अमाउंट में, तो ये क्या करेगा, इस प्योर वाटर में इंप्योरिटीज का काम करेगा और अब ये इस प्योर वाटर को इम्प्योर वाटर में बदल देगा। और इम्प्योर वाटर जो है वो अपने थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को पास कर देता है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम आयंस का फॉर्मेशन हो गया और क्लोरीन आयन का फॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ पर इससे करंट का फ्लो सुचारू रूप से होगा। जैसे ही यहाँ पर हम लोग की ओपन कर देंगे, जबकि यहाँ पर कनेक्शन को स्टार्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो की क्लोज करते ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है हम लोगों ने बताया था कि निगेटिव टर्मिनल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच टर्मिनल होता है और पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट टर्मिनल होता है। क्योंकि हम लोग बिल्कुल सिलेबस को लेकर चल रहे हैं इसलिए मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, नहीं तो अगर आप यह जानने को उत्सुक हो जाएं कि ये माइनस टर्मिनल ही क्यों लिखा जाता है, इसमें ये प्लस ही क्यों लिखा जाता है, तो मैं उसका जवाब भी आप लोगों को दे दूंगा, इसके लिए निश्चिंत रहें। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वह यहाँ पर रिच होता है, रिच का मतलब काफी ज्यादा अमाउंट में होता है निगेटिव टर्मिनल पर। तो ये क्या करेगा, यहाँ से चलेगा, जब पाथ कंप्लीट हो जाएगा तो ये यहाँ से चलेगा इलेक्ट्रॉन और इस टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल से हो करके और आयंस के थ्रू ये दूसरे इलेक्ट्रोड में जाएगा और इस इलेक्ट्रोड से होता हुआ फिर यही इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, यहां आकर के कलेक्ट होता चला जाएगा। आप समझ रहे हैं, इतनी सी बात है। तो याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो का डायरेक्शन है ये है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो को, इसके पहले वाली वीडियो को देखें तो निश्चित रूप से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो का डायरेक्शन है उसके विपरीत दिशा में, ऑपोजिट दिशा में करंट का फ्लो होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो कर रहा है तो करंट इस तरफ फ्लो करेगा, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट का फ्लो होगा। क्लियर है? तो करंट का डायरेक्शन ये हो गया। ये तो नॉर्मल मैंने आपको बताया कि ये सिचुएशन में करंट को मैंने किस तरह से प्रवाहित हो रही है, धारा इसमें कैसे जा रही है। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण समझने की बात है कि जैसे ही इसमें करंट पास करने लग गया, सपोज कीजिए यहाँ पर हम लोग कॉपर का इलेक्ट्रोड लिए हैं या कार्बन का रॉड लिए हैं, आसान, सबसे आसान जो अवेलेबल है कार्बन रॉड्स हैं, ये भी कार्बन रॉड है और यह भी कार्बन रॉड है। तो यदि ये कार्बन रॉड्स हैं और इससे होकर के धारा प्रवाहित हो रही है और सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया है, यानी कंटिन्यूअसली करंट का कंडक्शन हो रहा है,
तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया कैसे होगी इस बात को मैं भी समझाने जा रहा हूँ। यहाँ इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, इलेक्ट्रोड क्या होगा, ये सब चीज आप लोग समझ जाएंगे, बस ध्यान देंगे। इलेक्ट्रोड्स यही मेटल के रॉड्स, कार्बन रॉड्स होंगे। इलेक्ट्रोलाइट ये वाटर होगा और यही डिकम्पोज करेगा। अब आप लोग जानते हैं रासायनिक सूत्र जो होता है वाटर का, केमिकल फॉर्मूला, इसको मिटा देता हूं मैं। आप लोगों ने अभी तक नोट कर ही लिया होगा। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं ना, नहीं लिए हैं तो चलिए अभी आप लोग कॉपी पेन उठाइए और वीडियो को पॉज कीजिए, बैक कीजिए, बैक से फिर से वीडियोस को देखिए और वहां से आप लोग लिखते चले आइए, क्योंकि अगर साथ साथ नहीं लिखेंगे भूल जाएंगे, निश्चित रूप से भूल जाएंगे। कितने अच्छे से अच्छे टीचर पढ़ा लें आपको, लेकिन याद तभी रहेगा जबकि आप साथ में लिखते चले जाएं, साथ में समझते चले जाएं। तो इसको अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं, आप नोट करते चलिए कॉपी में भी साथ साथ मेरे। तो यह जो है ये वाटर है और वाटर का रासायनिक सूत्र होता है H2O। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है और इन दोनों के कॉम्बिनेशन का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। यानी हाइड्रोजन अगर दो एटम जुटा है तो ऑक्सीजन का एक एटम जुटा है तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर्म कर रहा है। एक मॉलिक्यूल वाटर में 2 एटम हाइड्रोजन का और 1 एटम ऑक्सीजन का होता है। क्लियर है? अब समझिए यहाँ पर ब्रेक डाउन होगा, इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन किसका होगा, H2O मॉलिक्यूल का होगा, वाटर मॉलिक्यूल का होगा। तो यहाँ पर 2 टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक निगेटिव टर्मिनल। हाइड्रोजन जो होता है वो जनरली पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और ऑक्सीजन जो होता है वो निगेटिव चार्ज कैरी करता है। तो ट्वाइस H+ और ट्वाइस माइनस, ये इस तरह का बात होता है इसके अंदर। आप लोग इसको रासायनिक अभिक्रिया को, केमिकल इक्वेशंस को पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री का पार्ट आएगा, वहां ये चीज आप लोग पढ़िएगा। अभी जितना नॉलेज, इसमें नॉलेज की आवश्यकता है उतना मैं आपको दे रहा हूँ। आप लोग बहुत ज्यादा डीप जाने की कोशिश भी ना करें, इससे आप लोग को हानि हो सकता है कि आप लोग टॉपिक छोड़ करके डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और उसी में ढूंढते चले जाएंगे और इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। तो जितनी आवश्यकता है, नीड है यहाँ पर, मैं उतना आपको दे रहा हूँ, आप उतने को लेकर के और इस टॉपिक को खत्म कर लें। तो देखिए वाटर का जो है केमिकल फॉर्मूला H2O होता है, इसमें 2:1 यानी 2:1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तब 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनता है। इस वाटर में जिसे हम लोग सॉल्ट डाल दिए, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई। यदि इम्प्योर वाटर में भी अगर सॉल्ट डाल दिया जाए तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पर ब्रेकडाउन होगा हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ जमा होगा और ऑक्सीजन कहाँ जमा होगा। तो हाइड्रोजन चूंकि पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है तो यह जो है निगेटिव इलेक्ट्रोड पर जमा होगा, माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, हाइड्रोजन यहां आकर जमा होने लगेगा और ऑक्सीजन गैस के रूप में, पहले तो आयंस के रूप में जमा होगा, ध्यान दीजिए, पहले ये आयंस के रूप में जमा होगा, लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन को ले करके और इलेक्ट्रॉन को दे करके यह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाएगा, सॉरी एटम बन जाएगा और ये हाइड्रोजन H2 एटम बन जाएगा। यह थोड़ा समझना कॉम्प्लेक्स है कि ये किस तरह से इलेक्ट्रॉन को देता और लेता है और फिर इसको कन्वर्ट हो जाता है ये मॉलिक्यूल्स में। तो इसको समझाऊंगा मैं, जबकि मैं यही सेम चीज को क्लास 10th में मेटल रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स से पढ़ाऊंगा, तो वहां रिडक्शन जो होगा उस प्रक्रिया को मैं जरूर बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होता है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन का लूज और गेनिंग होता है। अभी आप लोग इतना समझें कि यहाँ पर हाइड्रोजन जमा होगा कहाँ, निगेटिव टर्मिनल पर। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और ऑक्सीजन जमा होगा पॉजिटिव टर्मिनल पर। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज कैरी करता है। तो इतनी बातें अगर आप लोगों ने समझ ली, तो यहाँ पर समझने की बात यही थी कि H2O जो है वो ब्रेक डाउन कर गया H+ और सॉरी हाइड्रोजन H2 और O2 में, ट्वाइस H लिख सकते हैं इसको, ट्वाइस H2 और O2 में, तो 2H2 हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा ये। तो इस तरह से आपने देखा कि यह जो है केमिकल डिकम्पोजिशन हुआ किसका, वाटर का, H2O का केमिकल डिकम्पोजिशन हुआ। देखिए केमिकल ही ना हुआ, फिजिकली तो हमने इसको कुछ किया नहीं, इसे केवल करंट को पास करवाया और यहाँ ब्रेकडाउन हो गया वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और यहाँ हमें मिल गया। अब आपसे सवाल यह है मेरा कि बताइए हाइड्रोजन ज्यादा होगा या ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी? कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अभी वीडियो को पॉज करके तुरंत, और फिर आप लोग बाद में इससे मिलाइएगा भी कि आपका आंसर सही रहा या नहीं रहा। मैं वेट करता हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए पहले और फिर मिलाइए, उसके बाद मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा।
आइए आंसर देखते हैं। देखिए हाइड्रोजन की मात्रा अधिक है, ये 2 रेशियो में है और ये 1 रेशियो में है। तो जब वाटर टूटेगा तो जो ज्यादा रेशियो में है वो ज्यादा मिलेगा, यानी हाइड्रोजन बबल्स जो हैं वो अधिक होंगे, मोर देन ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन का 1 बबल होगा तो हाइड्रोजन का 2 बबल होगा, ऑक्सीजन का 2 बबल होगा तो हाइड्रोजन का 4 बबल होगा, ट्वाइस होगा। तो जिस इलेक्ट्रोड पे ज्यादा बबल्स आ रहे होंगे समझ लीजिएगा कि वह जो है हाइड्रोजन वहां से निकल रहा है, और जिस पर कम आ रहे होंगे वहां से ऑक्सीजन निकल रहा है। और हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन गैस को टेस्ट किया जा सकता है छोटे से एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा, कि जहां से ऑक्सीजन गैस निकल रहा है यहाँ वहां पर अगर आप बर्निंग स्प्लिंटर लेकर जाएंगे या जलती हुई कोई माचिस की तीली लेकर जाएंगे तो वह और तेजी से जलने लगेगी, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग की प्रक्रिया को बहुत तेज कर देता है, कंबसन की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। लेकिन वहीं पर यदि आप जलते हुए काठी, जलते हुए मैच स्टिक को हाइड्रोजन के पास ले जाएंगे तो वो भी विगोरसली बर्न करने लगेगा, लेकिन साथ में पॉप साउंड भी देगा, फट फट की आवाज आएगी, पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा विगोरसली। ये हाइड्रोजन, चूंकि हाइड्रोजन भी हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन भी बहुत ज्यादा इन्फ्लामेबल गैस है, बहुत तेजी से आग पकड़ता है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत अधिक होती है, 150 किलो जूल अप्रोक्सीमेटली होती है। तो आप लोग इसको ध्यान रखते हुए समझिए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, कौन से दोनों ही रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, कंबजन और बर्निंग, ये दोनों रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के साथ पॉप साउंड आएगा जबकि ऑक्सीजन के साथ पॉप साउंड नहीं आएगा, ये डिस्टिंग्विश है। तो इस तरह से यह जो अरेंजमेंट हुआ जिसमें कि वाटर टूट गया अपने कंपोनेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, यह प्रोसेस कहलाया इलेक्ट्रोलाइसिस। और यही इलेक्ट्रोलाइसिस में ये वाटर या सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट वाटर जो है ये हुआ इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है, ये हुआ इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि टूटा कौन, डिकम्पोज कौन किया, H2O, तो H2O हो गया इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोड क्या हुए, ये जो कार्बन के हमने 2 रॉड लिए थे ये दोनों हो गए इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये हो गए इलेक्ट्रोड, ये दोनों इलेक्ट्रोड हो गए, ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया। और ये प्रोसेस जिसमें कि केमिकल डिकम्पोजिशन हुआ इलेक्ट्रोलाइट का, ये हुआ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों में से किसी को भी इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रक्रिया में या फेनोमेनन में कोई तरह की परेशानी आने वाली है। लेकिन फिर भी यदि आप लोगों को समझ में ना आए तो एक बार आप लोग वीडियो को फिर से पुनः देखें, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो व्हाट्सएप पर मुझे बताएं कि इतने बजकर इतने मिनट पे ये चीज समझ में नहीं आ रही है या ये पॉइंट समझ में नहीं आया, मैं फिर से उसको नेक्स्ट वीडियो में डील कर दूंगा। अब समझिए मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल जो इलेक्ट्रोलाइसिस सेल में होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस की जब प्रक्रिया होती है तो उससे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना है यह निर्भर करता है कि किस तरह का, किस नेचर का हमने इलेक्ट्रोड लिया है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम लोग करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, यहाँ अगर कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन लेकर के उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते और उसमें कार्बन का रॉड या प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लेते तो हम लोगों को जो बाय प्रोडक्ट मिलता है या जो रिएक्शन से मिलता प्रोडक्ट के फॉर्म में वो होता कॉपर मेटल, सल्फ्यूरिक एसिड और ऑक्सीजन गैस। ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, हम लोग जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जिसमें कि इलेक्ट्रोड ले रहे हैं कार्बन या प्लेटिनम का, तो हम लोगों को कॉपर मेटल मिलता है, सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है और ऑक्सीजन गैस मिलता है, 3 चीज मिले। लेकिन अगर यहां पर हम लोग प्लेटिनम या कार्बन की इलेक्ट्रोड की जगह अगर कॉपर का इलेक्ट्रोड लें, ध्यान दीजिएगा यह चीज सीधे सीधी जाकर के इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ये कॉपर मेटल के रिफाइनिंग में इस्तेमाल होती है कि जब हम लोग कॉपर का इलेक्ट्रोड लेते हैं तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ कॉपर मेटल मिलता है। यानी अगर किसी कॉपर सल्फेट से यानी सल्फेट सॉल्यूशन से हम लोगों को कॉपर मेटल प्राप्त करना हो, यहां समझिए अगर हमें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर मेटल प्राप्त करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, कॉपर का इलेक्ट्रोड लेके इलेक्ट्रोलाइसिस करा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर मेटल मिल जाएगा। तो नहीं हुआ ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल, बिल्कुल हुआ। कॉपर मेटल को इसी प्रकार से हम लोग ऑब्टेन करते हैं उसके सल्फेट सॉल्यूशन से। क्लियर है, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रहेगा वो उसी तरह से
वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो यह कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से किस तरह से किया जाएगा यह भी आप लोग आराम से कर लीजिएगा। तो इसके बाद मैं आप लोगों को जो एक दो एक्टिविटीज और आपकी किताब में है वो आपके ग्रुप में मैं अभी सेंड कर दूंगा। जैसे ये वीडियो अपलोड होगा उसके बाद आप लोगों का टास्क रहा आज का कि जितना मैंने पढ़ाया आज और इसके पहले भी जो पढ़ाया है उसके कॉपी में एक सिलसिलेवार ढंग से नोट करके जिस तरह से मैं बताता जा रहा हूँ आप मुझे अपना ऊपर नाम लिख करके और वो व्हाट्सएप पर उसी ग्रुप में मुझे सेंड कीजिएगा। और जो क्वेश्चन 3 मैंने पहले दिए हुए हैं उनको आपको सॉल्व करना है। जैसे ये चैप्टर नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट वाले एपिसोड में या वीडियो में खत्म हो जाएगा तो मैं आप लोगों को फिर इसका क्वेश्चन भी आपके व्हाट्सएप पर अवेलेबल करा दूंगा इस चैप्टर का, और आप लोग वहां से उस चैप्टर का सॉल्यूशन भी कीजिएगा। आप लोग ये समझिए कि आप लोगों का क्लास ही चल रहा है, ये ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों का क्लास चल रहा है। क्योंकि अभी 3 मई तक जो है लॉकडाउन की स्थिति है और मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है जो सिचुएशन में देख रहा हूँ जिस तरह से कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है कि निश्चित रूप से स्कूल को खुलने में अभी बहुत काफ़ी समय और लगेगा। हो सकता है 15 दिन या 20 दिन या महीना भी लग सकता है। तो इतने समय तक इंतजार करना हम लोगों को नहीं है क्योंकि हम लोगों के पास CBSE के दिशा निर्देश आ चुका है। आप लोगों को हम लोगों ने प्रमोट भी कर दिया है। तो आप लोग अब बिल्कुल सचेत हो जाइए और जागृत हो जाइए और अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हम लोग सिलेबस ही पढ़ा रहे हैं आप लोगों का। आप लोगों के पास यदि किताबें नहीं है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हम लोग जो मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं वही आप लोगों के लिए किताब का सिलेबस का काम करेंगी। तो आप लोग उनको बिल्कुल निश्चय से अच्छे से पढ़ें ध्यान दे करके और आंसर या फीडबैक अवश्य दें। जहाँ समझ में नहीं आ रहा है वहाँ आप पूछें और उसका आंसर भी आप जो आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क दे रहा हूँ वो करके आप ग्रुप पर निश्चित रूप से भेजें। यदि आपका कोई फ्रेंड या ग्रुप में कोई ऐसा व्यक्ति जो नहीं जुड़ पाया है अभी तक, कुछ स्टूडेंट्स मुझे मैसेज किए जुड़ने के लिए, मैंने उन्हें जोड़ लिया है, तो आप लोग उनको भी बता दें जो आपके और फ्रेंड्स हैं कि क्लास चालू हो गया है। आप लोग इस चैनल से एड्यूवर्ल्ड चैनल पर जा करके भी प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं या नहीं तो जो लिंक आप लोगों को मैं अवेलेबल कराता हूँ आप लोग उससे ही पढ़ सकते हैं। 1-2 एपिसोड्स के बाद फिर मैं ग्रुप जो पैरामाउंट ग्रुप है उस पर नहीं बल्कि जो क्लास का ग्रुप बन रहा है उस पर ही मटेरियल से अवेलेबल कराऊंगा। इसलिए जरूरी है कि आप सभी ग्रुप से जुड़ जाएं। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स आप लोगों के हैं जो अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं कृपया करके उनको आप ये सूचना दे दीजिए कि क्लासेस लाइव चल रही हैं, आप सभी लोग जुड़ जाइए। हम लोग फिर और अधिक इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे आगे के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।